नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नमाला एक शुरू करने जा रहे हैं और हम जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न करते जाएंगे और बीच-बीच में जो महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है वो पढ़ते जाएंगे। हमारी जो पहली प्रश्नमाला है वो है परिमेय संख्या, दूसरी प्रश्नमाला है एक चर वाले रैखिक समीकरण, चतुर्भुजों को समझना। जो भी हमारे नए एनसीईआरटी सिलेबस में किताबें आई हुई है, प्रश्नावली आई हुई है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करें हम प्रश्नमाला एक, वो है हमारी परिमेय संख्या। तो सबसे पहले यही परिभाषा बनती है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये होती है, जिस संख्या को p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो परिभाषा यहाँ मैंने लिखी है, परिमेय संख्या जिस संख्या को p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ ध्यान करने की बात यह है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और आगे है q नॉट इक्वल जीरो, यानी q का मान जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, q का मान जीरो नहीं है। और पूर्णांक, पूर्णांक क्या होती है, संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ लिखा है मैंने 1/2, तो ये दोनों प्लस के मान है, तो इसको एक को पूर्णांक, दो को पूर्णांक बोल सकते हैं। और इसमें q का मान जीरो नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। उसी प्रकार यहाँ भी 3/4 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ भी q का मान जीरो नहीं है। -3/-2, ये भी दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, -3 और -2 दोनों पूर्णांक है। और q का मान यहाँ पर -2 है, तो जीरो नहीं है, इसलिए भी एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार की पहली परिभाषा यही है, जिस संख्या को p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा ये है परिमेय संख्या की। और आगे ये शर्त होनी चाहिए कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी p और q दोनों धनात्मक ऋणात्मक संख्या हो सकती है, ठीक है, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए, q का मान जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q का मान जीरो चला गया तो ध्यान करना ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब आगे पढ़ रहे हैं हम, जो भी इसमें महत्वपूर्ण बातें दी हुई है वो सारी पढ़ते जाएंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद में परिभाषा आ चुकी है, देखो यहाँ पर प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, देखो जो संख्या एक से शुरू होकर के अनंत तक चलती है, ये परिभाषा लिखी है मैंने। देखो यहाँ पर प्राकृत संख्या वे संख्या जो एक से शुरू होकर के अनंत तक चलती है, यानी एक से लेकर के अनंत तक चलती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी शुरू एक से होनी चाहिए और आगे हजारों लाखों तक संख्या अनंत तक चलेगी, वो प्राकृत संख्या होगी। और आगे परिभाषा पूर्ण संख्या की भी लिखी है, वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर के अनंत तक चलती है। जीरो संख्या प्राकृत तो शुरू होगी एक से और पूर्ण संख्या होगी जीरो से शुरू होकर के अनंत तक चलेगी, वो एक पूर्ण संख्या होगी। और पूर्ण संख्या जीरो आएगा, एक दो आगे संख्या प्राकृत संख्या सेम ही है। अब प्राकृत में और पूर्ण संख्या में, दोनों संख्याओं में एक संख्या ऐसी दोनों में नहीं आती है, वो है जीरो। जीरो केवल पूर्ण संख्या में आती है और बाकी सारी प्राकृत संख्या वाली संख्याएं पूर्ण संख्या में काम आती है, ठीक है। उसके बाद में पूर्णांक बता दिया है। पूर्णांक देखो धनात्मक और ऋणात्मक कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक कैसे भी हो सकते हैं, वो एक पूर्णांक संख्याएं होती है। और परिमेय संख्या की परिभाषा बता दी है। अब आगे चल रहे हैं हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। सबसे पहले समवर्त। तो यहाँ सबसे पहले दी गई है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या समवर्त कब होती है, जब इनको जोड़ें तब क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। जैसे मैंने लिया 0+5 लिख दिया, 0+5 दोनों पूर्ण संख्या हैं, इनको जोड़ने पर 5 पूर्ण संख्या ही आ रही है, ठीक है। 4+7 ले लिया तो 4 पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या, 11 आ रही है, 11 पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। अतः यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समवर्त है, यानी जब दो पूर्ण संख्याओं को योग करते हैं तो वापस पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। आगे व्यवकलन घटाना होता है, 5 - 7 -2 आ रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 5 भी पूर्णांक है, -7 भी पूर्णांक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो -2 आएगा, ठीक है। तो ये भी एक जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। पूर्ण क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमें ज्ञान है शुरू होती है जीरो से लेकर चलती कहाँ तक है, अनंत तक चलती है, तो उसमें -2 एक नहीं आती है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो 5 पूर्ण संख्या है, 7 पूर्ण संख्या घटाएंगे ना तो -2 आएगा, -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समर्थ नहीं है। यानी जब दो पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं आती है, इसलिए व्यवकलन के अंतर्गत समर्थ नहीं है। एक देखो यहाँ संख्या भी, ये भी लिख सकते हैं, देखो 7 - 2 लिखा है,
तो यहाँ पर 5 लिखा, तो यहाँ पर 5, तो ये तो क्या हो रही है, पूर्ण संख्या आ रही है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में जो किताब में जो दिया गया है 5 - 7 बराबर आंसर -2 आ रहा है, इसलिए -2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या व्यवकलन के लिए अंतर्गत समर्थ नहीं है। आगे लिख रहे हैं, देखो आगे गुणन के दे रखा है 0 × 3 बराबर 0। 0 हमें जान है एक पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, उनका मान भी क्या हो रहा है, पूर्ण संख्या आ रहा है। ठीक है, 3 × 7 कर दिया 21 कर दिया, 3 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है, 21 पूर्ण संख्या आ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समर्थ। यानी जब पूर्ण संख्या में गुणा करोगे तो वापस क्या संख्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी, इसलिए इसमें समर्थ है। भाग में दे रखा है 5/8 यानी 5/8 आ रहा है, 5/8 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये 5/8 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या तो बता दिया है 0 1 2 3 4 यानी पूर्ण के रूप में होनी चाहिए, ये यहाँ पर संख्या भिन्नों के रूप में है, इसका उत्तर दशमलव के रूप में आएगा, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है। अतः ले सकते हैं पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समर्थ है, समर्थ नहीं है। जब हम दो पूर्ण संख्या लेते हैं, भाग करते हैं, ठीक है ना, तो ये नियम यही कहता है कि सभी संख्याओं होना चाहिए। कई संख्या ऐसे भी है आ सकती है पूर्ण संख्या, लेकिन नियम है सबके लागू होना चाहिए, ठीक है, संख्या चाहे कैसी हो, पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5/8 इसका मान आ रहा है, दशमलव संख्या में आ रहा है, भिन्नों के रूप में आ रहा है, अतः पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समर्थ नहीं है। अब इसमें हमने 4 बातें पढ़ी है, योग के लिए समर्थ है, व्यवकलन के लिए समर्थ नहीं है, घटाने के लिए समर्थ नहीं है, गुणा के लिए समर्थ है और भाग के लिए समर्थ नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या योग व गुणन के लिए समर्थ है, यानी जब पूर्ण संख्याओं को जोड़ें या गुणा करें पूर्ण संख्या प्राप्त हमेशा होगी, लेकिन घटाने में और भाग में हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम पूर्णांक, पूर्ण संख्या पढ़ ली, अब पढ़ेंगे आगे पूर्णांक। तो पूर्णांक में देखो बता दिए संख्या प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हो -6 + 5 बराबर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। देखो तो यहाँ -6 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, इसका आंसर -1 आ रहा है, सारे पूर्णांक ही आ रहे हैं। आगे देखो -7 + -5, -7 और -5 को जोड़ेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा, -12 आएगा, पूर्णांक है। 8 + 5 बराबर 13 पूर्णांक है, तो ये सारी संख्या पूर्णांक आ रही है, इसलिए पूर्णांक योग के अंतर्गत समर्थ है। अब घटाने में करते हैं, देखो घटा देते हैं, 7 - 5 2 लिख दिया है, 5 - 7 बराबर इसका मान क्या आएगा, देखो माइनस का 2 आ रहा है, और -6 -8 -14 आ रहा है, ठीक है। यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, देखो 2 जब चिन्ह माइनस लगातार आ जाते हैं उसका मान प्लस का हो जाता है, तो यहाँ -6 + 8 बराबर इसका मान आएगा 2, एक पूर्णांक है, यानी सारी संख्या पूर्णांक प्राप्त हो रही है, अतः पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समर्थ है। गुणा की बात करते हैं, तो गुणा में देखो 5 × 8 बराबर 40 है, -5 × 8 लेंगे तो इसका मान -40 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, -40 आ रहा है। क्यों, क्योंकि गुणा करने का नियम यह है कि दोनों के जब चिन्ह असमान हो तब उसके आंसर किस में आते हैं, गुणा करते समय माइनस के आते हैं। ध्यान रखो गुणा के समय यही नियम है, अगर गुणा में चिन्ह दोनों के समान आ जाए, गुणा करते समय चिन्ह समान, ठीक है, तो हमेशा इसका आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, ठीक है। और यदि इनके चिन्ह असमान हो, चिन्ह है जो असमान है, तो इसके आंसर किस में आएंगे, हमेशा ही ध्यान रखना माइनस में आएंगे। गुणा का नियम बता रहा हूँ मैं, ये दोनों नियम किसके लिए है, ये दोनों नियम है गुणा के लिए। संख्या देख सकते हैं, जैसे -5 × -7 बराबर क्या होगा, देखो संख्या चिन्ह समान दोनों के, इसका मान प्लस का 35 आएगा। -7 -5 और 7 लिख दिया, यहाँ पर चिन्ह असमान है, इसका आंसर माइनस का क्या आएगा, 35 आएगा। इस प्रकार आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये संख्या है, और यहाँ पर क्या होगा, देखो 14 हो जाएगा, ठीक है, पूर्णांक है, इसलिए संख्या कैसी ले लो आप, आंसर पूर्णांक में आएगा, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं हम पूर्णांक व्यवकलन के लिए समर्थ है, ठीक है। गुणन की बात करते हैं, तो गुणन में भी क्या आ रहा है, देखो ये समर्थ आ रहा है, यानी पूर्णांक गुणन के लिए समर्थ है। और भाग की बात करते हैं, तो भाग में देखो ये एक पूर्णांक नहीं प्राप्त हो रही है, एक भिन्नों के रूप में प्राप्त हो रही है, इसलिए पूर्णांक भाग के अंतर्गत समर्थ नहीं है। यानी पूर्णांक है जो समर्थ किस किस के लिए है, योग के लिए है, व्यवकलन के लिए है, गणन के लिए है, भाग के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस पर आप पहले समर्थ पूर्णांक संख्या के लिए पढ़ा था हमने, तो पूर्णांक योग के लिए समर्थ था और घटाने के लिए समर्थ नहीं था, गुणा के लिए समर्थ था और भाग के लिए समर्थ नहीं था, ठीक है। अब पहले संख्या पूर्णांक थी, पूर्ण संख्या ली थी, उसके बाद में संख्या हमने क्या ली थी, ये पूर्णांक संख्या ली थी। तो पूर्णांक संख्या में योग के लिए समर्थ था, घटाने के लिए समर्थ है, गुणन के लिए समर्थ है, लेकिन भाग के लिए समर्थ नहीं है। अब आगे 3 नंबर में दे रखा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के अंदर है, जब इनको जोड़ते हैं
तो इनकी परिमेय संख्या आती है। देखो जिस प्रकार में हम जोड़ रहे हैं संख्या, देखो दो संख्याएं जोड़ेंगे, अगर इसका वापस पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी तो क्या होगा, पूर्णांक के लिए समर्थ होगा। अब पूर्णांक बता दिया है, परिमेय संख्या बता दिया, जिस प्रकार यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/2 प्लस 3/2। संख्या इनका लघुत्तम क्या आएगा, देखो लेसअप इनका आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 + 3 = 4/2 = 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दो दो केवल क्या है, परिमेय संख्या है। और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे माइनस का 1/2 ले लिया, प्लस का 3/2 ले लिया। तो यहाँ पर देखो लघुत्तम इसका 2 आएगा, यहाँ लिखेंगे -1 और +3, इसका मान आएगा 2/2, यानी इसका मान आ रहा है 1। इसलिए क्या कह सकते हैं, हमें परिमेय संख्याओं के लिए योगफल है पूर्ण परिमेय संख्याओं के लिए समर्थ है। यानी जब आप दो संख्याओं को जोड़ेंगे ना, तब उसका आंसर परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, इसलिए पूर्णांक संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए समर्थ है। अब घटाने हैं, तो घटाने का यही नियम, घटाने का घटा देते हैं, तभी क्या होता है, देखो ये घटा देते हैं, ये घटाया, देखो मैंने 3/2 में से घटाया है, तभी परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। इसलिए घटाने के लिए भी, व्यवकलन के लिए भी समर्थ है। गुणा करते हैं, तो गुणा करने में जिस प्रकार लिख दिया मैंने -2/4 इंटू 1/2 लिख दिया। अब इन्हें गुणा कैसे करेंगे, अंश अंश को गुणा कर दो, हर को गुणा कर दो, यानी -2 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा। ये परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए इसका अर्थ क्या है कि गुणन है, वो गुणन भी समर्थ है, परिमेय संख्या, यानी गुणा करने में वापस परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, अतः गुणन के लिए भी समर्थ है। अब भाग करते हैं, तो भाग में परिमेय संख्या प्राप्त होगी। देखो सारी प्राप्त नहीं होती, जिस प्रकार मैंने लिख दिया, देखो 1/0 लिख दिया, ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये परिभाषित नहीं है। और इसके बाद में जैसे मैंने लिख दिया 1/2 भाग -3/4 लिख लिया है, तो इसका भाग कैसे करेंगे, 1/2 भाग को गुणा में चेंज कर देंगे, गुणा आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4/-3। अब गुणा कर दो इनको, 4/, क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा, यानी भाग के लिए भी क्या हो रहा है, समर्थ हो रहा है। ठीक है, और जब शून्य को शामिल कर देना, शून्य को शामिल कर लेते हैं, तब ये एक समर्थ नहीं होगा, क्योंकि 1/0 का मान क्या आ जाएगा, देखो अनंत आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान करना, जब हमें 0 को शामिल करते हैं, तब तो परिमेय संख्या के भाग के लिए समर्थ है। ठीक है, और शामिल नहीं करते हैं, तब क्या हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। उसके बाद में पढ़ रहे हैं, अब तो हमने 3 बातें पढ़ ली है, पूर्ण संख्याओं के लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए, ठीक है, और एक परिमेय संख्याओं के लिए। अब आगे बात करते हैं क्रम विनेता। क्रम विनेता में जिस प्रकार मैंने लिखा है 0 + 7 बराबर क्या आ रहा है, देखो 7 आ रहा है। ठीक है, और 7 + 0 बराबर भी क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये क्रम विनेता नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, किस नियम का पालन हो रहा है, क्रम विनेय नियम का पालन हो रहा है। उसके बाद में है साहचर्यता, सहचारिता। ठीक है, क्रम विनेता का बता दिया है। क्रम विनेता में देखो ये होता है 0 + 7 या 7 + 0 बराबर आंसर 7 आएगा, 2 + 3 बराबर 5 आएगा, 3 + 2 बराबर मान क्या आएगा, 5, यानी a + b बराबर b + a बराबर हो रहा है। तो ये कौन सा नियम हो गया, क्रम विनेय का नियम हो गया, क्रम विनेता का नियम। उसके बाद में साहचर्यता या सहचारिता, तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है, देखो 7 × 2 × 5 बराबर 7 × 2 और × 5। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो हम इसको हल कर रहे हैं, देखो 7 × 2 × 5 और एक आगे दे रखा है, 7 को पहले 2 से गुणा कर दो और बाद में 5 से गुणा कर दो। तो गुणा करते हैं, देखो इसका आंसर क्या आएगा। तो ये जो नियम है ना, ये नियम है सहचारिता का नियम है। पहले 2 × 5 को कोष्टक में लिख लिया, बाद में 7 × 2 कोष्टक में लिख दिया, इसका आंसर भी बराबर है तीनों गुणा में, लेकिन 2 को पहले गुणा करना, 1 को बाद में गुणा करना। जैसे 2 × 5 को यहाँ पहले गुणा करेंगे, यहाँ 7 × 2 को पहले गुणा करेंगे, तो यह आंसर आएगा, देखो 7 × 10, इसका मान क्या आ रहा है, देखो 70, और यहाँ 14 × 5 आंसर क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है, ये नियम है सहचारिता का नियम है या साहचर्यता का नियम है। तो इसको, ये नियम को आप ऐसे लिख सकते हो, a × b × c, और यहाँ पर आगे बराबर a × b और आगे × c। ये कौन सा नियम है, ये नियम है साहचर्यता का नियम है, सहचारिता का नियम है। ठीक है,
जब तीन संख्याओं को गुणा कर रहे हैं आपस में, तब दो को पहले गुणा कर लो, दो को बाद में गुणा कर लो, तो ये कौन सा नियम हो जाएगा? सहस्त्रीयता का नियम हो जाएगा। उसके बाद में आगे अब शून्य की भूमिका दी गई है, तो शून्य में जिस प्रकार आप 2 + 0 लिखोगे आंसर 2 आएगा, -5 + 0 लिखोगे -5 आएगा। ठीक है, यानी शून्य में कोई संख्या जोड़ो या घटाओ, वो संख्या सेम ही प्राप्त होती है। उसके बाद में आगे प्रश्नमाला 1.1 में आ चुके हैं। अब उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए इनके मान ज्ञात करना है। तो इसके सारे प्रश्न हम करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या दे रखा है, यानी पहले का पहला पॉइंट -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो प्रश्न में दे रखा है उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके आप मान ज्ञात हो, यानी गुणधर्मों का हमें सिद्ध नहीं करना है, गुणधर्मों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखो इनका, अभी पहले हमने एक पढ़ा था नियम, कर्म विनेयता का नियम पढ़ा था। ठीक है, तो कर्म विनेयता का नियम मैंने यहाँ बताया था, देखो यहाँ लिखा था इस प्रकार 0 + 7 का 7 आ रहा है, 7 + 0 यानी आप 7 को चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, 0 को चाहे पहले लिखो बाद में लिखो, आंसर क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर पहले नियम कौन सा काम में लेंगे हम? कर्म विनेयता का नियम काम में लेंगे। यानी क्या करेंगे देखो, यहाँ पर आप -2/3 को अपनी जगह लिख लो, 3/5 को अपनी जगह लिख लो। ठीक है, उसके बाद में 5/2 को एक बार रहने दो, इन दो संख्याओं को पास में लिख दो, यानी -3/5 इंटू 1/6 और आगे प्लस 5/2। तो ये कौन सा नियम है? ये नियम है कर्म विनेयता का नियम है। ठीक है, कर्म विनेयता नियम बताया था, चाहे संख्या को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, आंसर बराबर आना है। अब यहाँ पर देख सकते हो इन यहाँ पर केवल दो ही संख्याएं, दोनों ये यहाँ गुणाम दी गई है और यहाँ पर भी गुणाम दी गई है। तो इन दोनों संख्याओं में देखो आप देख सकते हो ये संख्या दोनों में बाहर कॉमन आ रही है, दोनों मिल रही है, संख्या मिल रही है। क्या करेंगे इसको, हम इसको लिख देंगे बाहर, 3/5 क्या लिख देंगे हम? बाहर लिख देंगे। शेष बची है उनको एक कोष्टक में लिख देंगे। शेष क्या बचेगी? एक तो यहाँ बची है -2/3, माइनस चिन्ह लगाओ और आगे बची है 1/6, दो संख्या बची है और आगे प्लस में लिख दो 5/2। हो गए काम। तो यहाँ मैंने क्या किया है, 3/5 को मैंने क्या लिखा है? बाहर लिखा कॉमन। एक बात भी कर सकते हो, यहाँ दोनों माइनस चिन्ह है तो माइनस को भी बाहर ले सकते हो। ठीक है, माइनस को चलो बाहर ले लेते हैं, तो दोनों माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है, तो जैसे ही माइनस चिन्ह लेंगे ना तो इनके सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये संख्या अभी माइनस की है पूरी पूरी, देखो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे ना तो ये संख्या प्लस की बन जाएगी। ये माइनस की है, ये किसकी हो जाएगी? प्लस की, यानी ये अब दोनों संख्याएं प्लस की है। उसके बाद में यहाँ पर होगा देखो 3/5 लिख देंगे। ठीक है, और इनका जो लघुत्तम आएगा ना, लघुत्तम क्या आएगा? लघुत्तम आएगा 6, यानी लेसअप आएगा 6 प्लस 5/2। लेसअप लेना सबको आना चाहिए। देखो लेसअप कैसे ज्ञात करते हैं? लेसअप इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। लेसअप में देखो यूरोप का ये काम है 3 और 6। तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं में भाग देना है, अभाज्य संख्याओं में भाग देते हैं। तो सबसे पहले भाग देना है इसमें 2 का, देखो भाग जा रहा है, 3 में जाएगा नहीं और 6 में जाएगा 3 बार। अब 3 का देंगे, भाग जाएगा 1 बार और 1 बार। इनका लेसअप क्या होगा? 3 को आप किससे गुणा कर लो? 2 से गुणा, तो आंसर आएगा वही क्या होगा? लेसअप होगा। लेसअप 6 आ रहा है, देखो 6 में भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। ठीक है, 6 में 6 का भाग देंगे 1 बार, 6 में 6 का भाग 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा कर लेंगे 1। तो यहाँ आंसर आया है -3/5 इंटू यहाँ आया है 5/6 प्लस 5/2। यहाँ देखो ये 5 है, इस 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3/6 प्लस 5/2। अब एक यहाँ काम यहाँ कर सकते हो वैसा, इन दोनों में देखो 3 का भाग जा रहा है, ना 3 का भाग, तो इनको सीधे भी लघुत्तम हल कर सकते हो आप, और इनको दोनों में 3 का भाग देकर भी हल कर सकते हो। चलो मैं दोनों में 3 का भाग दे देता हूँ।
3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार और 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, प्लस 5/2। ठीक है। अब उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो इनका लेसअप आ रहा है 2। 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, 5 में से घटाओ 1, यहाँ क्या बचेगा 4/2। इसका आंसर क्या आ रहा है देखो 2 आ रहा है। इस प्रकार हमारा ये पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले का पहला हमने क्या किया है, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके गुणधर्म हमने एक ही काम में लिया है। कौन सा गुणधर्म है, कर्म विनेता का नियम है। तो कर्म विनेता का नियम हमने काम में लेते हुए इसको हल कर लिया है। आगे का सवाल दे रखा है, आगे दूसरा 2 नंबर प्रश्न कर रहे हैं हम। क्या लिख रखा है देखो, दूसरा प्रश्न लिख रखा है 2/5 और इंटू -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ऐसा कुछ संख्या दे रखी है। प्रश्न को दोबारा एक बार मिला लेते हैं। देखो 2/5 है, -3/7 है, -1/6 इंटू 3/2 है, प्लस 1/14 है इंटू 2/5 है। प्रश्न सेम का सेम ऐसा ही लिखा है। अब कैसे हल करेंगे इसको, हम यहाँ पर देख सकते हो इन दो संख्याओं को आप पास पास में लिख लो दोनों को, ताकि क्या आ जाए 2/5 कॉमन आ जाए। वही गुणधर्म काम में ले ले, कर्म विनेता गुणधर्म काम में ले सकते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा देखो 2/5 इंटू -3/7 लिख लिया। अब यहाँ पहले आप लिख दो 1/14 इंटू 2/5, ठीक है, और आगे -1/6 इंटू 3/2, ठीक है। अब इनमें देखो 2/5 कॉमन ले लेते हैं बाहर, 2/5 चला जाएगा कॉमन, शेष बचेगा कोष्टक में लिख दो आप उसको। शेष यहाँ तो बचा है -3/7, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1/14। वापिस कोष्टक बंद कर दो इनको, ठीक है, और आगे -1/6 इंटू 3/2 कर लिया। अब देखो माइनस इन कॉमन भी ले सकते हो, क्यों यहाँ पर कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। कॉमन ले तो ज़्यादा गलत नहीं होगा, सही होगा। 2/5 देखो यहाँ पर वैसा बाहर लिख दिया है। अब देखो इनका 7 और 14 का लेसअप लेंगे, लेसअप इनका आएगा 14। देखो लेसअप 7 14 ऐसा आएगा। दोनों में पहले भाग देंगे 2 का भाग जाएगा 7 बार और 7 बार। अब 7 का देंगे भाग जाएगा 1 बार और 1 बार। लेसअप क्या होगा इनका 14। 14 में 7 का भाग जाएगा 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। 14 में 14 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। और अब इसके बाद में देखो इन दोनों में 3 का भाग, यहाँ गुणा का चिन्ह है बीच में, काट सकते हैं इनको। 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार और 6 में जाएगा 2 बार। हल करेंगे, इसका मान आएगा 1/4 आएगा। आगे इनको हल करेंगे, देखो 2/5 आएगा और यहाँ आ रहा है, घटाएंगे ना, यहाँ -6 में से घटाना है। यानी अगर आपको लग जाए कि तीन दोनों का अलग अलग है तो हमेशा आपको घटाना ही है, घटा दिया। अब बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो यहाँ आएगा -5/14 आ चुका है, और -1/4। अब आगे हल करेंगे इसको। हल करने में क्या आंसर आएगा देखो इसका, यहाँ देख सकते हो 5 से 5 कट रहा है। और 2 में देखो 2 का भाग 1 बार जाएगा, 14 में 2 का भाग जाएगा 7 बार। तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर आंसर बचा है माइनस और 1, यानी -1/, यानी से बचा है 2 -1/4। अब 4 और 2 का लेसअप क्या आएगा देखो, 4 आएगा। लेसअप बता दिया है, लेसअप ऐसे कर सकते हो आप 2 और 4। दोनों में पहले 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग तो 1 बार जाएगा पहले, और 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार। वापिस 2 का दे देते हैं, 1 और 1। अब इन दोनों गुणा करो, लेसअप क्या आ रहा है 4। 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। अब इनको दोनों जोड़ेंगे, देखो क्यों चिन्ह दोनों के समान है, जोड़ लो। अब चिन्ह प्लस का लिख दो, दोनों के माइनस का तो माइनस का लिख दो, यहाँ आ जाएगा -3/4। ये इसका आंसर है। इस प्रकार आप ये प्रश्नमाला 1.1 का पहले का दूसरा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सवाल नंबर 2 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। योज्य प्रतिलोम आ गया ना,
तो कुछ नहीं करना, आप केवल इनका सबका चिन्ह चेंज कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहला है 2/8, दूसरे का पहला है, दूसरे का पहला 2/8 का हम निकालना क्या हमें का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में चिन्ह होता चेंज होता है, तो यहाँ हो जाएगा -2/8 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, इनके जो चिन्ह है उनको चेंज कर देना है। अभी ये केवल एक भिन्न है और इस भिन्न का चिन्ह किस में, प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। दूसरा देखो दे रखा है -5/9, -5/9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इनका चिन्ह, अभी ये एक भिन्न है, केवल एक, इस भिन्न का चिन्ह माइनस में प्लस का हो जाएगा, मान होगा 5/9। 3 नंबर आगे 3 नंबर में क्या लिखा, देखो -6/-5, -6/-5। यहाँ पर देखो भाग में और गुणा का एक ही नियम है, जब दोनों के चिन्ह समान हो तो किस में हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। इसका मान हो जाएगा 6/5 का योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ एक केवल एक भिन्न है, ये प्लस में अभी है, इसका मान आ जाएगा -6/5। ठीक है, आगे संख्या लिखिए 2/-9, 2/-9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ देख सकते हो केवल एक भिन्न है, अभी माइनस की है, प्लस की हो जाएगी, इसका मान हो जाएगा 2/9। 5 नंबर है 19/-6, 19/-6 का योज्य प्रतिलोम। तो इसका मान यहाँ पर क्या आएगा, देखो अभी देख सकते हो केवल एक भिन्न है, 19/6 भिन्न है, ये माइनस की है, प्लस की बन जाएगी, तो इसका मान होगा 19/6 हो जाएगा। ये हमने 500 प्रश्न दूसरे कर लिए हैं। इसमें सब में क्या निकालना है, आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है। और योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए एक भिन्न है, उसका अगर चिन्ह प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ये इसमें आप ध्यान रखना, अभी ये दोनों चिन्ह समान है, तो ये इसकी मान होगा इसका 6/5। अब निकालो योज्य प्रतिलोम, तो होगा माइनस का 6/5। अब योज्य प्रतिलोम हमारा सही है गलत है, इसकी जांच भी कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे इसकी हम, आप क्या करोगे, जो हमने दोनों का निकाला उनको दोनों को जोड़ो, यानी 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 आ रहा है, इनको जोड़ लोगे, इसका आंसर 0 आ रहा है, तो हमारा योज्य प्रतिलोम सही है, अन्यथा क्या होगा, गलत होगा। चलो एक चेक कर लेते हैं, यानी -2/8 किस में जोड़ना, आपको 2/8 में जोड़ देना है। ठीक है, अब हमें ध्यान है यहाँ पर दो संख्या हैं, वो संख्या दोनों समान है। अब घटाएंगे, 2/8 में से घटाएं 2/8, तो 0 आ जाएगा सीधे ही। और लघुत्तम लेते हैं, या लघुत्तम देखो 8 आ रहा है, 8 में 8 का भाग एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 8 में 8 का भाग एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, तो 2 में से 2 घटाया 0, 0/8 आंसर क्या आ गया, 0। यानी योज्य प्रतिलोम हमारा सही है गलत कैसे जांच करेंगे, आप क्या करो, उन दोनों को जोड़ दो, दोनों को। ठीक है, अगर उनका आंसर 0 आ रहा है तो हमारा योज्य प्रतिलोम सही है, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। आगे हम करेंगे सवाल नंबर 3। 3 में क्या करना, आपको सत्यापित करना है। 11 तीसरे का पहला दे रखा है, तीसरे प्रश्न का पहला x बराबर दे रखा है 11/15। सत्यापित करना है हमें। सत्यापित कीजिए कि माइनस चिन्ह बाहर लिख लो, या आप x लिख दो, बराबर में क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, आपको x की जगह में ये मान लिख लो, x की जगह आपको ये मान लिख लो, यानी यहाँ माइनस लगा दो। ठीक है, और आगे माइनस x का मान 11/15 है। अब देख सकते हो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है, बराबर 11/15 आंसर वापस आ रहा है, बराबर x ही आ रहा है, तो इसलिए ये सत्यापित हो गया है। क्या करना है आपको, केवल इसमें मान रख देना। देखो माइनस चिन्ह लगा दिया है, आगे माइनस चिन्ह लगा दिया है, x का मान आपके पास में ये लगा दिया है, माइनस माइनस प्लस मान हो जाएगा 11/15, x के बराबर आ रहा है, तो ये सत्यापित हो गया। दूसरा करते हैं, देखो इसका दूसरा दे रखा है, x बराबर दे रखा है माइनस का दे रखा है 13/17।
तो यहाँ पहले माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया। अब उसके बाद में क्या करोगे, एक माइनस चिन्ह और लगाओ, लगा दिया। अब x का मान आपके पास में क्या है वो लिखो। x का मान है हमारे पास में -13/17 है। ठीक है, दो बार लगातार माइनस चिन्ह आगे कोष्टक में लिख दो, आगे बड़ा कोष्टक लिख दो। अब इसका मान क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, इसका मान वापिस क्या होगा -13/17। एक्स के बराबर आ रहा है, देखो एक्स के बराबर आया, सत्यापित हो गया ये भी। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ जैसे पहला कर रहे हैं तो पहला माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दो, माइनस चिन्ह है माइनस चिन्ह लगा दो। एक्स का मान आपके पास में जो है वो लिख दो, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस का 11/15 बराबर में एक्स है, एक्स बराबर में है और एक्स का मान हमारे पास में 11/15 बराबर में आ रहा है। देखो तो पहला ये पहला हो गया। दूसरा, अब एक्स बराबर -13/17 लेते हैं तो जैसा दिया गया वैसा ही लिखना आपको। यहाँ पहले यहाँ मैंने बड़ा कोष्टक क्यों लगाया है, क्योंकि ये संख्या माइनस की है, इसको आगे माइनस छोटे कोष्टक में लिखेंगे, इसलिए मैंने पहले बड़ा कोष्टक लगा दिया है। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो, यहाँ माइनस है माइनस लिख दो। अब एक्स का मान आपके पास में 13/17 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। ये प्लस को वापस माइनस से गुणा करेंगे, -13/17 एक्स के बराबर आ रहा है, इसलिए दोनों क्या हो गई, ये सत्यापित हो गए। ठीक है, उसके बाद में आगे है सवाल नंबर है इसका 4 नंबर। 4 नंबर में है इसके सारों के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। चौथे का पहला गुणात्मक प्रतिलोम दे रखा है -13, लिखो आप -13 का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे होगा। इसमें क्या करना है आपको, केवल संख्याओं को अंश से नीचे अंश हर में कर देना है संख्याओं को। जिस प्रकार यहाँ बट्टा में आप क्या मान लो, एक मान सकते हो, इन्हों को उल्टा कर दो, यानी ये आ जाएगा -1/13। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको जिसके बट्टा में नहीं है उसके बट्टा में एक मान लो। अब क्या कर दो, आप उसको उल्टा कर दो, अंश को हर में लेकर आओ, हर को अंश में लेकर चले जाओ, तो मान आ जाएगा -3 चाहे अंश में लिखो हर में लिखो, बात एक ही है। तो इसका मान होगा -1/13। अगर ऐसे लिखते हो एक और -13 नीचे लिखते हो तो भी सही है। उसके दूसरा क्या दे रखा है, इसका दूसरा दे रखा है -13/19, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, आप केवल इनको उल्टा कर देना है, माइनस चिन्ह अपनी जगह रहने दो, यहाँ हो जाएगा 19/13। आ गया ये उत्तर। 3 नंबर, 3 नंबर दे रखा है 1/5, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। उल्टा कर दो इनको, क्या हो जाएगा 5/1, यानी क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, 4 नंबर, 4 नंबर में दे रखा है -5/8, -5/8 इंटू -3/7 दे रखा है। यानी पहले क्या करना आपको, इसको हल कर लेना पूरे को, माइनस माइनस प्लस और 15 क्या आ गया, देखो ये 15/56 आ गया, देखो 15/56 प्लस का आ जाएगा का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। इसका आंसर क्या होगा, उल्टा कर दो केवल इनको, मान आ जाएगा 56/15, ये इसका आंसर है। देखो आगे आगे वाला दे रखा है 5वां -1 इंटू -2/5, -2/5। क्या करना है आपको, इसमें केवल इसको पहले हल कर लो, बाद में उन्हें गुणात्मक प्रतिलोम लिख दो। हल क्या होगा, -1 और -2 प्लस का 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा इसका, ये आएगा 5/2, उल्टा कर दो 5/2 आ जाएगा। 6 नंबर क्या दे रखा है, 6 में दे रखा है -1, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। इसके बट्टा में एक मान सकते, उल्टा कर दो, तो उल्टा करने पर क्या होगा, संख्या सेम की सेम 1/, वही रहेगी, यानी माइनस का क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये
चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ नहीं करना है, केवल आपको संख्याओं को अंश से हर में चेंज कर दो, हर को अंश में। जो पहले सरल नहीं की हुई है पहले सरल कर लो, यानी यहाँ में दो संख्या ऐसी थी जिनको सरल पहले किया था, उसके बाद में गुणात प्रतिलोम लिखा था हमने। तो यहाँ पर पहले गुणा करना है। पहले ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 15/56 और ये माइनस माइनस प्लस के 2/5, 5/2 हो गए। इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद में आगे है -1 लिख दिया। अब इसकी जांच भी कर सकते हो आप। जांच कैसे करोगे, यो जो प्रतिलोम बताया था मैंने, दोनों को जोड़ लो। जोड़ने पर अगर आंसर 0 आ रहा है तो यो जो प्रतिलोम हमारा सही है, अन्यथा जो गलत होगा। तो गुणात्मक में क्या करना है, इन दोनों को केवल गुणा कर लो। अगर आंसर +1 आ रहा है तो हमारा सही है। यानी पहला कर रहे हैं तो यहाँ देखो -13/1 इंटू -1/13, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस का 13/13, मान क्या देखो नहीं रहेगा 1 आ रहा है, सही है। ठीक है, दूसरा भी चेक कर सकते हैं। देखो दूसरा दे रखा है -13/19 इंटू -19/13। अब यहाँ संख्याओं को काट भी सकते हो, देखो संख्याओं को, यानी 19 से 19 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 1 आ रहा है। तो जब प्लस का 1 आ जाए ना तो क्या ध्यान रखोगे आप, ये भी ध्यान रखना आपको कि हमारा जो गुणांत प्रतिलोम किया हुआ बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। और आगे हम कर रहे हैं सवाल नंबर 5 कर रहे हैं। सवाल नंबर 5 में आपको क्या दिखाना है, गुणधर्मों का नाम लिखना है, किस गुणधर्म का पालन किया गया है। ठीक है, तो पहले गुणधर्म में उपयोग किए जाए गुणधर्म नाम बताओ। यानी जब इसको 1 से गुणा करते हैं, कोई संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो कौन सा गुणधर्म काम आता है, गुणात्मक तत्समक। कौन सा काम आता है, गुणात्मक तत्समक। यानी पहला गुणधर्म है जो 5वें का जो पहला है, उसमें आपको क्या लिखना है, केवल गुणात्मक तत्समक लिखना है। यानी जब आपको कोई संख्या को 1 से गुणा करें तो वो संख्या सेम वैसी प्राप्त होती है। तो कौन सा गुणधर्म है वो, गुणात्मक तत्समक। पहला गुणात्मक का पहला का आंसर आ गया, गुणात्मक गुणा किया हुआ है, तत्समक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक। उसके बाद में दूसरा गुणधर्म बताया गया है, दूसरा गुणधर्म आएगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। पहले देखो इसको पहले लिख दिया है और इसको यहाँ पर बाद में लिख दिया, उत्तर इसका सेम आएगा। यानी दूसरे में कौन सा गुणधर्म है, यहाँ पर है क्रम विनिमयता का नियम। कौन सा नियम है, क्रम विनिमयता। यानी थोड़ा बहुत क्रम में चेंज कर दो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्रम विनिमयता गुणधर्म है। और तीसरे में क्या आएगा, देखो तीसरे में अभी हमने देखा था ये 19/29 क्या है, इसका योज्य, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है ये। ठीक है, यानी इसमें कौन सा गुण काम में लिया है, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम नियम काम में लिया गया है। तो यहाँ लिख सकते हो आप गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर क्या किया, देखो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात किया गया है। और बाद बताया था मैंने, जांच भी उत्तर की थी हमने पिछले प्रश्नों में। देखो गुणा करें इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। गुणात्मक में आंसर 1 आएगा और योज्य प्रतिलोम में आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कर लिया हमने ये। आगे कर रहे हैं सवाल नंबर हम इसका 6 नंबर। 6 में लिख रखा है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। व्युत्क्रम यानी उल्टा, किसको गुणा करना है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा। ठीक है, तो पहले गुणा कैसे करेंगे, देखो 6/13 लिख दो, इंटू इसका क्या निकालो आप, व्युत्क्रम, यानी इसका उल्टा कर दो। व्युत्क्रम कह दो या गुणा तो प्रतिलोम कह दो, बात एक ही होती है। उल्टा करेंगे इसका मान आएगा -16/7 आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करना है, इनको गुणा कर दो। 16 गुणा करेंगे 6 से, यह आएगा 16 को 6 से गुणा किया, चिन्ह में आ जाएगा। यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, यहाँ माइनस का, इसका उत्तर माइनस में आ रहा है। गुणा में जब चिन्ह दोनों के समान हो उत्तर माइनस में आता है। 13 को 7 से गुणा किया 91, उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह में बट्टे क्या आ रहा है, 91 आ रहा है। आगे आंसर ये, यानी 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कर दिया, आंसर आ गया माइनस चिन्ह में बट्टे 91। आगे वाला है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से इन संख्याओं को गुणा किया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा है, सहचारिता है।
यानी यहाँ पर देख सकते हो कुल 3 संख्याओं गुणा किया था। ऐसा पहले भी प्रश्न में हमने एक उदाहरण में किया था। इसमें क्या किया, पहले देखो इन दोनों को पहले गुणा किया गया है, ठीक है, और इसमें 1/3 और, यानी कुल 3 संख्याओं में 2 को पहले गुणा कर दो और आगे वाले में 2 को पहले गुणा कर दो। तब कौन सा गुणधर्म काम आ रहा है, सहचारिता गुणधर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, कौन सा गुणधर्म काम आ रहा है सातवें में, सहचारिता। तो यहाँ आप लिख सकते हो सहचारिता, हो गया गुणधर्म सहचारिता वाला। इस प्रकार हमारे ये 7 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। जब है सातवें में कुल 3 संख्या दी गई है, 3 में इन दोनों को पहले गुणा किया गया है और आगे वाले में 1/3 और 6 को पहले गुणा किया गया है, यानी कौन सा नियम काम आ गया है, सहचारिता। गुणा करना नहीं आपको, केवल आपको गुणधर्म बताना है। आगे लिखा है, बताना आपको -1 सही 1 बटा गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। 8वें का -1 सही 1/8, यानी -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये इसको पहले ये मिश्र भिन्न में इसको हल कर लें पहले। इसका हल क्या होगा, देखो इसका हल हो जाएगा माइनस चिन्ह पहले हो जाएगा, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/8, ठीक है। इसका गुणा प्रतिलोम निकालेंगे तो गुणात्मक बताया था क्या करना है, संख्या उल्टा करना है, उल्टा माना जाएगा 8/9, यानी माइनस का 8/9। अब देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, उत्तर माइनस का आना चाहिए लेकिन यहाँ प्लस का दिया गया है, क्यों अथवा क्यों नहीं है, नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम में नहीं है, यानी -1 सही 1/8 गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, 9 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आना चाहिए -8/9 और आ गया गया है, प्रश्न में दिया गया 8/9। आगे है इसका सवाल नंबर 9 में क्या दिया गया है, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं। तो ये मिश्र भी ने हल कर लें इसको, इसका मान क्या आ जाएगा, देखो 3 को 3 से 10 और 10 और 1 कितने हो गए, 3 और 3 है 9, 9 और 10/3 आ रहा है। मिश्र भी ने सरल भिन्न में चेंज कर लिया, साधारण भिन्न में चेंज कर लिया इसको, 3 गुणा किया 9, 9 और 1 10, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बताया है। उल्टा करना केवल इनको, मान आ जाएगा 3/10। अब बट्टा में देखो 1 0 है तो ऊपर एक बाद में पॉइंट, इसका मान आ जाएगा 0.3। तो इसमें अब की बार तो क्या है, ये सही है, और 8वें प्रश्न में क्या था, ये गलत होता। इस प्रकार हमने कुल कितने प्रश्न कर लिए, देखो देख सकते हो आप यहाँ पर हमने कुल 9 प्रश्न पूरे कर लिए हैं और आगे प्रश्न कर रहे हैं हम 10 नंबर। 10वें में लिखा है, ऐसी परिमेय संख्या लिखो जिसका व्युत्क्रम नहीं है, जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। तो वो संख्या होती है, हमेशा ध्यान रखना, 0 होती है। क्या होती है, 0। 0 क्यों होती है, देखो 0 इसलिए होती है, 0 का व्युत्क्रम लिखोगे ना, 0/1 मान लेंगे, इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, 1/0 आएगा, 1/0, 1/0 का मान अनंत होता है, ये अपरिभाषित है, ठीक है, इसको लिख नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसी परिमेय संख्या लिखो जिसका व्युत्क्रम नहीं है, वो है 0 है। 0 ध्यान रखना, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 परिमेय क्यों है, क्योंकि 0/1 मानेंगे और 0 और 1 पूर्णांक है, और लेकिन यहाँ देख सकते हो आप 1 है, वो हमारा नियम यही है परिमेय संख्या, Q का मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए, P का मान 0 हो सकता है। अब यहाँ देख सकते हो P का मान 1 है, इसलिए 0/1 है, यानी 0 केवल एक परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम नहीं होता है। ऐसी परिमेय संख्या लियो जो अपने व्युत्क्रम के समान है, व्युत्क्रम के समान है, इन्हें उल्टा कर दो, मान हो जा रहा है, तो वो संख्या होगी 1 और -1, देख सकते हो आप 1 और -1, इनका व्युत्क्रम करोगे दोनों का, देखो इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, 1/1 का 1 क्या आएगा, और इसके बट्टा इसका उल्टा करोगे तो आना -1 का 1 क्या आना है, यानी 1 और -1 ऐसी संख्या है, जब इनका व्युत्क्रम करोगे ना, 1 का व्युत्क्रम करो तो +1 आएगा, -1 का व्युत्क्रम करोगे तो -1 आएगा। आगे वाला, ऐसी परिमेय संख्या लिखो जो अपने ऋणात्मक के समान है, अपने ऋणात्मक के, ऐसी परिमेय संख्या ले जो अपने माइनस चिन्ह के समान है, तो वो क्या होती है, देखो 0 होती है संख्या, क्या होती है, 0 संख्या। 0 क्या होती है, 0 का प्लस और माइनस एक ही बात है, 0 प्लस लिखो माइनस लिखो, यानी ऋणात्मक के समान होती है, वो होती है 0। 10वां पूरा हो चुका है।
आगे है शून्य का व्युत्क्रम। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? शून्य का उल्टा करो आप। ये शून्य है, इसका ये शून्य था, इसका उल्टा हमने क्या किया? 1/0 अनंत आ रहा है, यानी यहाँ खाली जगह में क्या होगा? अपरिभाषित। यानी 11वें की खाली जगह में या तो लिखो अनंत और या आप लिखो अपरिभाषित, यानी उसको लिख नहीं सकते हैं। ये हो गया पहला 11वें का। दूसरा क्या दे रखा है? संख्याएं तथा सीमा के व्युत्क्रम है। ये देखो अभी पढ़ा था हमने, व्युत्क्रम के समान है वो संख्याएं 1 और -1 है, या 1 और -1, इनके व्युत्क्रम करोगे ना तो ये संख्या खुद गई समान होगी। -5 का व्युत्क्रम दूसरे में आ जाएगा 1 और, पहली खाली जगह में 1 और बाद में -1। तीसरे में आ जाएगा -5 का व्युत्क्रम, इसका उल्टा करो, -5/1 मानो आप, इसका व्युत्क्रम आ जाएगा -1/5 आ रहा है, तो खाली जगह में क्या आ जाएगा? -1/5। 1/x का व्युत्क्रम उल्टा कर दो, इनका उल्टा व्युत्क्रम उल्टा होता है, x/1 मान आ जाएगा, x आ जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। जब आप दो परिमेय संख्या लिखोगे उनका गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जिस प्रकार लिख रहे हैं देखो, 1/4 परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है, गुणा करोगे 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जब दो परिमेय संख्या है गुणा करोगे आंसर क्या आएगा? हमेशा परिमेय संख्या आएगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या व्युत्क्रम क्या होता है? धनात्मक होता है। जिस प्रकार मैंने संख्या लिख दी देखो यहाँ पर 5वें में खाली जगह में क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या आ जाएगा, परिमेय चौथे में, ये 5वां है, हाँ 5वां है, चौथे के अंदर x हो जाएगा, परिमेय संख्या। और छठे में आ रहा है दो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। धनात्मक संख्या लिख दो आप, 5/6 लिख दो, इसका व्युत्क्रम क्या आएगा? क्या व्युत्क्रम? व्युत्क्रम क्या आएगा? देखो 6/5 धनात्मक ही आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा क्या होता है? धनात्मक ही होता है। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नमाला 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आगे शुरू करें हम प्रश्नमाला 1.2। प्रश्नावली 1.2 शुरू कर रहे हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम कुछ बातें पढ़ेंगे पहले, बाद में इसको आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ आपके सामने संख्या रेखा दी गई है, संख्या रेखा के अंदर दर्शाना है आपको। देखो तो यहाँ प्राकृत संख्या दी गई है, प्राकृत संख्या देखो 1 शुरू होकर आगे अनंत तक चलती है। ये तीर का चिन्ह जिस दिशा में ना उसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, यानी इसको एक की तरफ इधर बढ़ा नहीं सकते हैं, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। परिभाषा में हमने लिख दिया था, जो संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती है, ये देखो ये रेखा केवल 1 के दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, यानी अनंत तक चलती है, दाईं तरफ यही है। और अगर देखो पूर्ण संख्या, ये रेखा शून्य के दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, परंतु शून्य के बाईं तरफ कोई संख्या नहीं है, यानी पूर्ण संख्या शुरू 0 से होती है, चलती कहाँ तक? ये अनंत। तीर की चिन्ह तरफ अनंत तक बढ़ती है आगे, यानी तीर 0 के दाईं तरफ तो बढ़ेगी लेकिन 0 के बाईं तरफ संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या है, ये रेखा दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ 0 है, 0 के इधर भी तीर का चिन्ह है, इधर भी तीर का चिन्ह है, यानी ये संख्या दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा दी जा सकती है। चौथा परिमेय संख्या दे रखा है, ये रेखा दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, यानी अपरिमित भी दोनों तरफ दोनों दिशाओं में बढ़ती है। तो दो संख्या देखो, प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या है, तीर के चिन्ह के किस तरफ बढ़ रही है? ये केवल दाईं तरफ बढ़ रही है। और पूर्णांक और परिमेय संख्या तीर इस यानी दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों दिशाओं में बढ़ रही है। ठीक है, हो गया ये। अब इसमें हम निकालेंगे दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। इसका हमें सूत्र याद रखना है। सूत्र होता है, ये देखो दिया हुआ है, सूत्र होता है a+b/2। जब आप दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हो, इसका आंसर क्या आएगा? a+b/2, यही इसका आंसर आएगा। अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न कर रहे हैं। देखो, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करो, 7/4 और -5/6। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसको हम, इसका पहला दे रखा है 7/4, इसको हम क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है 7/4 को। तो यहाँ पर पहले क्या करना होगा? हम एक सीधी लाइन खींचेंगे,
ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, दोनों तरफ इसके तिरका चिन्ह लगा देंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 7/4 से पहले क्या आता है, 6/4, उससे पहले 5/4, 4/4 आता है, 3/4 आता है, ठीक है। ऐसी संख्या आती है ना, तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर आता है 0 होता है। 0 के इस तरफ संख्या प्लस की आती है, इस तरफ संख्या माइनस की आती है। तो यहाँ आप लिख दो, पहले 1/4 आएगा, बाद में 2/4 आएगा, 3/4 आएगा, और 4/4 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो देख सकते हो। उसके बाद वापस 5/4, आगे 6/4, आगे 7/4, और 8/4 का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको कहीं दिख रहा है, देखो 7/4 आ रहा है ना कहीं, यानी ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 7/4 है। इस प्रकार आप निरूपित कर सकते हो संख्या रेखा पर, ठीक है। इधर देखो, आप देख सकते हो इस संख्या के इधर -1 आएगा, या -2 आएगा, ठीक है, -3 आएगा, और आगे देखो संख्या 2 से आगे 3 भी आएगी, 4 आएगी, यानी आगे संख्या चलती रहेगी। आपको 7/4 तक लिखना है, तो 7/4, आगे 8/4 का मान 2 हो जाएगा, आगे 9/4 होगा, 10/4, आगे अनंत संख्या चलती रहेगी। आपको क्या लिखना है, केवल 7/4 लिखना है। दूसरा क्या दे रखा है इसका, दूसरा दे रखा है, दूसरा देखते हैं, -5/6, यानी ये माइनस चिन्ह की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, 0 से बाईं तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ तीर का चिन्ह आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 0 है, तो -5/6 है, तो हमें पहले ध्यान है -4/6 भी आएगा, -3/6, ऐसे कुछ संख्या आ रही है, यानी 0 से आगे लिख दो आप, इधर लिख दो -1/6, -2/6, -3/6, और -4/6, और -5/6, और -6/6 का मान आ जाएगा -1, और आगे लिख सकते हो -7/6, आगे 8/6, -9/6 आता रहेगा, लेकिन आपको -5/6 तक लिखना है। और इधर क्या आ जाएगा, देखो इधर प्लस का होगा 1/6 होगा, ठीक है, और आगे प्लस का 2/6 होगा, प्लस का 3/6 होगा। अब लेकिन हमें दर्शाना है केवल -5/6 को, वो देखो आ चुका है, यहाँ पर हमारा है 5/6, ठीक है। इस प्रकार हमने 2 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। उसके बाद में आगे है -2/11, माइनस दूसरा सवाल है आगे, सवाल नंबर 2, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी आपको 3 संख्या दर्शानी है, एक दर्शानी है -2/11, एक -5/11, और एक -9/11। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो लाइन खींच लेंगे सीधी पहले तो, उसके बाद में दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं तीनों संख्या माइनस की है, तो संख्या माइनस तरफ की आएगी। देखो यहाँ आप देख सकते हो 0, इधर संख्या प्लस की, इधर माइनस की आएगी, तो 9/11 है, 2/11 ऐसा कुछ आया है। तो आपको पहले क्या पर यहाँ पर क्या होगा, देखो देख सकते हैं, यहाँ आएगा -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, ठीक है, माइनस का 10/11, और -11/11 मान आ जाएगा -1। अब पहले है -2/11, कहीं आ चुका है ना, यहाँ देखो आया -2, यहाँ पर है -2/11, -5/11, यहाँ पर देखो -5/11, -9/11 है, -9/11 है। इस प्रकार आप संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। उसके बाद में आगे इसका सवाल नंबर, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखो जो 2 से छोटी हो, ठीक है। सवाल नंबर 3, 2 से छोटी परिमेय संख्या, इसे छोटी होनी चाहिए, 2 से छोटी परिमेय संख्या लिख सकते हैं हम। देखो 2 से छोटी 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, ये सारी की सारी परिमेय संख्या है। परिमेय क्यों है, इसके बटा हम 1 लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी, P/Q के रूप में है। सब में Q का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा, Q का मान 1 होगा। तो ये सारी और भी लिख सकते हो आप इनके बीच में, यानी होनी चाहिए 2 से छोटी, 2 से छोटी यानी 2 से बाईं की तरफ आनी चाहिए, 2 से बाईं तरफ।
इस प्रकार देखो यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ प्लस का 2 लिखा ना, इस तरफ लिखेगा ना, ये सारी क्या हो जाएगी, 2 से छोटी आ जाएगी। ये संख्या भी लिख सकते हो आप, ये सारी 2 से छोटी है, देखो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या आराम से 1 0 -1 -2 -3 लिख सकते हो। आगे आपको क्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालनी है। -2/5 व 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या लिखो। तो ये इतनी बड़ी संख्या है, सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र के द्वारा हमारे ये प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, केवल एक शॉर्ट तरीके द्वारा निकाल रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर है 4। -2/5 और वे क्या दे रखा है, 1/2 के मध्य कितनी निकालनी है आपको, यहाँ पर 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आपको पहले यहाँ पर क्या करना होगा, इनका हर समान करना होगा। कोई बड़ी संख्या से गुणा कर दो, क्योंकि 10 निकालनी है हमें परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पर बड़ी संख्या से गुणा कर देंगे। यहाँ पर आप गुणा कर दो, इसको बट्टा में 30 लेकर आ जाओ, यानी यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ पर बट्टा में 6। यहाँ इसको गुणा 15 से कर दो, यहाँ गुणा 15 से कर दो, तो यहाँ आ जाएगा -12/30। ठीक है, और यहाँ आ गया 15/30। अब आप आराम से इनके बीच में 10 परिमेय संख्या लिख सकते हो। नियम ये होता है, इन दोनों संख्याओं के जो हर है उनको हरों को समान करो। अगर हमें संख्या छोटी लिखनी होती ना, तो मैं इसको 2 से गुणा करता, इसको 5 से गुणा कर संख्या लिख सकता था। लेकिन बड़ी संख्या नहीं, ज़्यादा 10 संख्या निकालनी है, इसलिए क्या करना है आपको, इस प्रकार उनको कोई बड़ी संख्या से गुणा, ताकि उनके हर जो बड़े हो जाएं। यहाँ पर क्या होगा, देखो संख्या लिख रहे हैं बीच की, देखो 12/30 है, इससे बड़ी होगी -11/30। ठीक है, इससे बड़ी क्या होगी, -10/30। इससे बड़ी -9/30। और भी लिख सकते हो, -7/30, -5/30। ठीक है, -1/30, -1/30, 1/30, 2/30। ठीक है, 3/30। कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और -5/30, और आगे लिख दो 15/30। अब देख सकते हो, ये संख्या 1 थी और ये दूसरी संख्या थी, इनके बीच में 10 परिमेय संख्या आ गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप और भी निकाल सकते हो, 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 11/30। ठीक है, लेकिन मैंने 10 लिखी है, क्योंकि प्रश्न में 10 ही निकालनी थी। क्या निकालना था आपको, 10 परिमेय संख्या निकालनी थी, इसलिए मैंने कोई बड़ी संख्या से गुणा करके उन हरों को समान कर दिया। ठीक है, तो हो गई -12/30 और 15/30। संख्या सेम वही है, उनके केवल हरों को क्या कर दिया है, समान कर दिया। हरों को समान करने के बाद में आप कैसी संख्या हो आप आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद में आगे है हमारा सवाल नंबर 5। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं हम 5वें का पहला, 2/3 और 4/5। 2/3 और 4/5 ऐसा प्रश्न में दे रखा है हमें के मध्य 10 परिमेय संख्या लिखो। ये तो हो गया, और ये करें 5वें का पहला, 2/3 और 4/5। ठीक है, ये पहला दे रखा है, इनके मध्य क्या निकालना होगा, हमें यहाँ पर कुल 5 परिमेय संख्या निकालनी होगी। करने का तरीका वही है, यहाँ पर क्या करना है आपको, कोई बड़ी संख्या से गुणा करके उनके हरों को समान करना है। ज़्यादा निकालनी हो तो बड़ी संख्या से गुणा कर दो, कम निकालनी छोटी संख्या से गुणा कर दो, 5 ही निकालनी है। तो यहाँ पर क्या कर दो आप, इसको 15 कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, देखो 2/3, इसको गुणा आप किससे कर दो, 3 से गुणा कर दो। यहाँ पर है 3 आया हुआ है, यानी यहाँ किससे गुणा करना होगा, 5 से गुणा करना होगा। 5 से, और दोनों को संख्या को 5 से, यहाँ इनको गुणा करना है 3 से। तो यहाँ आ जाएगा 10/15 और यहाँ आ जाएगा 12/15। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो यहाँ संख्या कितनी प्राप्त हो, केवल 2-3 ही, ज़्यादा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, 5 संख्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इनको ऐसे नहीं करना, इसको बड़ी संख्या से गुणा करना है, यानी 2/3 और 4/5। तो यहाँ इसको बड़ी से 10 से गुणा कर दो, तब हो जाएगा। देखो यहाँ इसको किससे गुणा कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 20/30, और यहाँ इसको 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 24/30 आ रहा है। देखो 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ रहा है, देखो 24/30। कितनी होगी, देखो
यहाँ पर भी कम प्राप्त हो रही है, देखो 21/21, 22, 23 तीन ही प्राप्त हो रही है, और बड़ी संख्या से गुणा कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसको बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 2/3 और 4/5। अब की बार इनको 60 लिख लो, देखो गुणा करने में 60 आना चाहिए। यहाँ लिख लो 20 और यहाँ लिख लो 20, यहाँ लिख लो 12 और यहाँ लिख लो 12। यहाँ 40/60 आ रहा है और यहाँ आ रहा है 48/60। अब आराम से लिख सकते हो आप। तो 40/60 है, इसके बाद में क्या आएगा, देखो 40/60 के बाद में आएगी 41/60, 42/60, ठीक है, 43/60, 44/60, 45/60, ठीक है। तो होगी संख्या पूरी, 1 2 3 4 5, आगे लिख दो 48/60, संख्या पूरी होगी, देखो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये चिन्ह क्या बता रहा है, ये चिन्ह बता रहा है संख्या एक बढ़ते क्रम में है, इस संख्या से बड़ी ये बड़ी है, इससे बड़ी ये है, जिस दिशा में ये चिन्ह खुदरा है वो संख्या बड़ी होगी। इस प्रकार आप तीर का चिन्ह लगाते जाइए। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा कर रहे हैं -3/2 और 5/3 और 5/3 दे रखा है। यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, हर समान करना होगा संख्याओं का। किसे गुणा कर लें ताकि हर समान हो जाए, इसको गुणा कर लेते हैं हमें 12/12 लिख देते हैं। देखो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ आ जाएगा -18/12 और यहाँ आ जाएगा 20/12। तो संख्या 5 संख्या लिखनी है, 18/12 के बाद में आ जाएगी -17/12, ठीक है, -16/12, ठीक है, -5/12, -4/12, ठीक है, -3/12। आगे देखो संख्या 1 2 3 4 5 आ गई है, आगे लिख सकते हो और 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, आगे 20/12 तक कोई संख्या लिख सकते हो। आपको केवल 5 निकालनी है, तो मैंने 5 संख्याएं लिख दी है। आगे इसका 3 नंबर क्या लिख रखा है, 1/4 और 2, 1/2, 1/4 और 1/2, इनके बीच में भी संख्या लिखनी है आपको। तो यहाँ पे बट्टा में क्या लिख देते हैं, 60 बना लेते हैं दोनों संख्याओं को। किसे गुणा कर लें, इसको गुणा कर लेते हैं हमें 15 से, ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं 30 से। तो यहाँ आ जाएगा 15/60 और यहाँ आ जाएगा 30/60, ठीक है। लिख सकते हो, देखो 15/60 है, 15/60 है, इससे बड़ी होगी 16/60, इससे बड़ी 17/60, इससे बड़ी 18/60, ठीक है, 19/60, 20/60, 21/60, 22/60 लिख सकते हो आप। 1 2 3 4 5 हो गई, आगे 30/60 लिखना आपको। 30/60 तक है, शुरू कहाँ से करनी है, 15/60 से कहाँ तक लिखनी है, 30/60 तक। चाहे संख्या कौन सी हो, कैसी हो, इन जो बीच में आ रही वो संख्या लिख सकते हो। 5 संख्या आराम से प्राप्त होगी। देखो ये हो रहा सवाल नंबर 5 हो गया है। आगे नंबर कर रहे हैं सवाल नंबर 6 में लिखा है -2 से बड़ी 5 परिमेय से बड़ी होनी चाहिए, -2 से बड़ी। सवाल नंबर 6 में लिखा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखो। 5 परिमेय संख्या, -2 से बड़ी लिखेंगे ना, तो -2 से बड़ी देखो -1 है, 0 बड़ी है, ठीक है, 1 बड़ी है, 2 बड़ी है, 3 बड़ी है, 4 बड़ी है। संख्या लिखते हो अनंत तक कैसे संख्या लिख दो, -2 से बड़ी होनी चाहिए। यानी जब संख्या रेखा लिखते हैं तो संख्या रेखा में देखो एक बात बता देता हूँ, यहाँ संख्या रेखा में, संख्या रेखा पर ध्यान करना, यह संख्या रेखा बनी हुई है। इस संख्याओं में जिस प्रकार मैंने यहाँ 0 लिखी है, यहाँ पर -1 आती है, यहाँ -2 आती है, यहाँ +1 आती है, +2 आती है। ध्यान करना, जब हम संख्याओं के इस तरफ जाएंगे दाईं तरफ, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बढ़ेगी, बढ़ता क्रम होगा, ठीक है, बढ़ता क्रम। जब हम बाईं तरफ आएंगे तब कौन सा क्रम होगा, हमेशा ध्यान रखना, घटता क्रम। संख्या छोटी होती जाएगी, घटता क्रम। यानी 0 से छोटी -1, -1 से छोटी -2, -2 से छोटी -3, -1000 है तो भी संख्या 0 से छोटी है वो। आगे चलेंगे, 0 से बड़ी 1, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, इस क्रम जहाँ भी चले जाएंगे बढ़ता क्रम आएगा। पीछे आएंगे हमेशा एक तरफ लिखा है माइनस का लाख, एक तरफ लिखा 0, तो 0 हमेशा क्या होगा, -लाख से बड़ा होगा।
इसलिए ध्यान करना ये संख्याओं का बढ़ता क्रम और घटता क्रम। आगे है 3/5 और 3/4 के बीच में। 7वां सवाल है 3/5 व 3/4 के बीच में क्या करनी है आपको 10 परिमेय संख्या लिखनी है। यहाँ पर भी क्या करना आपको कोई बड़ी संख्या से गुणा करके हल करना होगा। यहाँ पर भी मैं बट्टा में क्या बना लेता हूँ, देखो 60 बना लेता हूँ। तो 60 देखते हैं 60 से आ रहा कि नहीं आ रहा है। 3/5 इसको गुणा कर लेते हैं 12 से, और इसको गुणा यहाँ किस 15 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 × 15 और 4 × 15, यहाँ आ जाएगा देखो 36/60 और 45/60 आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप आगे 120 बना लो, 90 बना लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, 90 नहीं आ रहा तो 120 बना लो, और क्या है। यहाँ देखो 36 गिन लेते हैं, देखो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। यहाँ पर 8 संख्या प्राप्त हो रही, संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, कुल 10 संख्या प्राप्त करनी है। ठीक है, तो क्या बोलो यहाँ पर 120 बना लो, और क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 3/5 को किससे गुणा कर लेंगे, इसको गुणा कर लो आप, 24 से गुणा कर लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 72/120 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर लो, इसको 20 से 30 से गुणा कर लो ताकि 120 बन जाए। देखो यहाँ पर 30 और यहाँ पर भी 30, 90 क्या हो जाएगा 120। अब देख सकते हो आराम से संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखो तो पहली संख्या है 72/120, इससे बड़ी होगी 73/120, 74/120, 75/120, 76/120, 77/120, 78/120। ठीक है, 79/120, 80/120। आगे देखो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 81/120। ठीक है, और अंत में 82/120। आप भी लिख सकते हो 83/120, 84/120, 85/120, 86/120। ठीक है, लिखते जाओ, और अंत में क्या आ जाएगा 90/120 तक आप संख्याएं कैसी भी हो आराम से लिख सकते हो। 90/120 चेक कर सकते हो। चेक देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस प्रकार ये सारी संख्याएं कंप्लीट हो चुकी है, और साथ में हमारी प्रश्नमाला पहली भी कंप्लीट हो जाती है। अब जितने प्रश्न थे हमने सारे प्रश्न कर लिए हैं, और इस परीक्षा में एक तो ये बीच की संख्याएं ज्ञात करनी वो प्रश्न आ सकता है। ठीक है, एक देखो संख्या रेखा दर्शाना, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। छोटी परिमेय संख्या याद करो, बड़ी परिमेय संख्या याद करो, इस प्रकार आप आराम से कर सकते हो, और हमारी ये प्रश्नमाला भी कंप्लीट हो जाती है। और आगे वीडियो हम पढ़ेंगे आगे एक सरों वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।